तो भाई टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आज हम एमसीयू से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जवाब आज तक हमें मिला ही नहीं है। अब जब मार्वल ने जवाब दिया ही नहीं है तो हम कर भी कह सकते हैं, जिस वजह से इस वीडियो में ज्यादातर आंसर सिर्फ फैन थ्योरीज पर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा सीरियसली न लेकर सिर्फ एंजॉय के लिए देखना, क्योंकि भाई ये फैन थ्योरीज हैं, सही भी हो सकती हैं और गलत भी। और इसी के साथ अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ हल्क वेंट टू प्लेनेट सकार इन ए जेट। देखो हल्क कॉमिक्स में भी सकार प्लेनेट पर गया है और एमसीयू में भी वो हमें सकार पर दिख चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि जब अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क अर्थ को छोड़ता है तब वो एक क्वीन जेट पर होता है, किसी स्पेसशिप पर नहीं। तो वो इतना बड़ा सफर तय करके सकार पर पहुंच जाता है, पर कैसे? तो जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क पृथ्वी छोड़ता है तब वो ब्लैक विडो के साथ हो रही वीडियो चैट बंद कर देता है और उस जेट पर से उतरने की कोशिश तक नहीं करता है, जिसे देखने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये सब हल्क नहीं बल्कि बैनर कर रहा है। जैसे कि उसे लगा हो कि अगर वो पृथ्वी पर रुका तो वो यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसी मूवी में आयरन मैन वर्सेस हल्क की फाइट भी हुई थी जिसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब हल्क दी एवेंजर्स में एक बार ब्लैक विडो पर हमला कर चुका है और एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच उसे गुस्सा दिला देती है और हल्क ब्लैक विडो को बिल्कुल भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता है और ना ही किसी और अवेंजर को। तो उसे स्कारलेट विच की तरह कोई और कंट्रोल करके एक वेपन की तरह इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए वो प्लेनेट छोड़ देता है। जब हल्क अर्थ से बाहर निकलता है तब स्पेस में उसे एक वॉर्म होल मिलता है जिसमें वह गलती से चला जाता है और सीधे सकार प्लेनेट पर पहुंचता है। हाँ भाई, यही रीजन है कि हल्क क्वीन जेट से इतनी दूर एक दूसरे प्लेनेट सकार पर कैसे पहुंच गया। डिड हेला डाइड और टेलीपोर्टेड। थोर रैग्नारोक की एंड में जब थोर सर्टर को इटर्नल फ्लेम से जिंदा कर देता है तब लोकी और थोर सारे एसगार्डियंस को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन हेला फिर भी एसगार्ड को बचाना चाहती थी क्योंकि उसकी पावर्स एसगार्ड से ही जुड़ी हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुछ उसी टाइप। अब क्योंकि हेला की पावर्स एसगार्ड से जुड़ी हैं, इसलिए वो एसगार्ड पर रूल करना चाहती थी पर कर नहीं पाई और लास्ट में हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसे देखकर हम समझ ही नहीं पाते कि हेला मर गई या फिर कहीं पर टेलीपोर्ट हो गई। अब हेला का लास्ट सीन कुछ रेड स्कल की तरह था। जब हमने द फर्स्ट एवेंजर देखी थी तब उसमें रेड स्कल टेज़रेक्ट को पकड़कर गायब हो जाता है। इसे देखने के बाद कुछ लोगों को लगा कि वो मर गया और कुछ कह रहे थे कि वो टेलीपोर्ट हुआ है और सेम ऐसा ही अब हेला का सीन है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं हेला के मरने की, जो कि खुद गॉडेस ऑफ डेथ है। उसने इटर्नल फ्लेम की हेल्प से अपनी डेड आर्मी को जिंदा किया था और गॉडेस ऑफ डेथ होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो फिलहाल के लिए अपनी डेथ को मैनिपुलेट कर ले, पर इसका मतलब ये नहीं कि हेला इमॉर्टल है। वैसे अब तो मैं यही कहूंगा कि आप हेला को मरा हुआ ही समझो, क्योंकि भाई कोई नहीं जानता कि वो फ्यूचर में वापस आएगी भी या नहीं। पर मार्वल ने यहाँ पर अपने आप को सेव कर लिया है। वो जब चाहे जहाँ चाहे हेला को दिखा सकता है और रीजन बता सकता है कि किसी बड़े विलन ने उसे वहां से टेलीपोर्ट कर लिया था या फिर हेला ने अपनी डेथ को मैनिपुलेट कर लिया था। व्हाई टोनी डिड नॉट गिव एडिथ टू रोडी। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में पीटर को एक चश्मा मिलता है जिसमें एडिथ एआई होती है। अब ऑब्वियसली उसे आयरन मैन ने ही बनाया था, पर क्या आयरन मैन का ये फैसला सही था? मतलब एक टीनेज लड़के को इतनी पावरफुल सैटेलाइट जिसके अंदर किलर ड्रोन्स भरे थे उसका कंट्रोल देना सही था? जबकि अगर टोनी चाहता तो वो उन ग्लासेस को रोडी को भी दे सकता था, तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो देखो, अपना स्पाइडरमैन भले ही थेनोस से लड़ चुका हो पर अभी भी वो एक टीनेजर ही है जिसे अभी इस दुनिया की इतनी समझ नहीं है। अभी वो दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेता है और ऐसे में ही उसे एडिथ नाम का एक बहुत ही पावरफुल वेपन मिलता है जिससे स्टार्टिंग में ही वो अपनी बस को उड़ाने वाला होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेता है, जिस वजह से वो उन ग्लासेस को मिस्टीरियो को दे देता है। और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि अगर वो ग्लासेस रोडी के पास होते तो वो ज्यादा सेफ होते। लेकिन 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 यहीं पर वो वजह आती है जिस वजह से ये ग्लासेस टोनी ने रोडी को नहीं दिए थे। अब ये साफ जाहिर है कि रोडी स्पाइडरमैन की तरह कभी भी वो ग्लासेस किसी दूसरे को नहीं देता, पर रोडी अभी भी एयरफोर्स में ही है। और तब क्या होता जब गवर्नमेंट उससे ग्लासेस ले लेती और उसे यकीन दिलाती कि इसका इस्तेमाल देश की भलाई के लिए ही किया जाएगा। और भाई, गवर्नमेंट में हाइड्रा के लोग भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने विंटर सोल्जर में भी देखा था। अब मिस्टीरियो ने तो उन ड्रोन्स का यूज सिर्फ एक मॉन्स्टर बनाने में किया था जिसे वो बाद में रोक भी देता और लोगों का हीरो बन जाता। पर अगर ये टेक्नोलॉजी हाइड्रा के हाथ लगती तो वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाते, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया पर राज करना है। और इसीलिए टोनी ने एडिथ पीटर को दिया था ताकि वो गलत हाथों में न जा पाए। और अब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद मुझे नहीं लगता कि पीटर ये ग्लासेस किसी को देने वाला है। इज एनीवन अलाइव ऑन जेंडर? क्या जेंडर पर कोई जिंदा बचा भी है? जेंडर एक ग्रह है जो कि सबसे पहले हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखा था और उसी ग्रह पर पावर स्टोन भी रखा था, जिसे लेने के लिए ही थेनोस वहां पर हमला करता है और उस पूरे ग्रह को तबाह कर देता है। अब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ये सब हमें दिखाया तो नहीं गया था, लेकिन बताया जरूर गया था। पर यहीं पर अब ये सवाल आता है कि क्या जेंडार बासी सच में इतने कमजोर थे कि बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थेनोस के हाथों अपना पूरा ग्रह खत्म करा बैठे? और अगर प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो भी गया था तो गार्डियंस वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? जब इन्फिनिटी वॉर में थेनोस थोर की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है तब तो गार्डियंस
डिस्ट्रेस सिग्नल की हेल्प से वहां पहुंच जाते हैं। तो फिर जब एक पूरा प्लेनेट ज़ेंडार तबाह हुआ तब गार्डियंस को डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं मिला? सिग्नल मिलना तो दूर, उन्हें पता भी नहीं था कि ज़ेंडार तबाह हो चुका है। बाद में थोर उन्हें बताता है। तो गार्डियंस को ज़ेंडार के तबाह होने का डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं मिला, और क्या ज़ेंडार पर कोई जिंदा बचा भी है नहीं? अगर इन सवालों के जवाब की बात करें तो हाँ, ज़ेंडार प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। और होता भी क्यों नहीं, इनके पास लड़ने के लिए वॉरशिप्स तक नहीं थे। जब 2014 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रोनन इस ग्रह पर हमला कर देता है, तब इनके पास इन छोटी छोटी शिप्स जिन्हें स्टार ब्लास्टर्स बोला जाता है, इनके अलावा कुछ नहीं था। और इन स्टार ब्लास्टर्स के पायलट ही नोवा कॉर्प्स हैं। मतलब सीरियसली मार्वल, नोवा कॉर्प्स कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन एमसीयू में ये सिर्फ पायलट्स हैं। अब ज़ेंडार के पास ज्यादा पावरफुल वेपन्स नहीं थे और थेनोस के पास चित्तौरी आर्मी और आउटराइडर्स की पूरी आर्मी थी, जिस वजह से उसके लिए ज़ेंडार को तबाह करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। तो क्या सारे के सारे ज़ेंडार बासी आरआईपी हो गए हैं? तो दरअसल मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी हमने असली नोवा कॉर्प्स तो देखे ही नहीं है जिनके पास कॉस्मिक पावर्स होती हैं। और अगर एंड गेम में नोवा की एंट्री होती तब ज्यादा मजा आता, क्योंकि उन्हें भी तो थेनोस से अपना बदला लेना था। पर अब देखते हैं कि नोवा एमसीयू में कब आता है। और अगर बात करें गार्डियंस को डिस्ट्रेस सिग्नल न मिलने की, तो इसको आप एक लूप होल मान सकते हो या फिर अपनी तरफ से कोई भी एक फैन थ्योरी प्रेजेंट कर सकते हो। तो भाई ये थी वीडियो एमसीयू के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपको इस टाइप की वीडियो और देखनी है तो यार कमेंट्स में जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना, और मूवीज से रिलेटेड ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।